गुलजार उर्दू उर्दू की दरसी माविन किताब 10वीं जमात के लिए। अफसाना निगार रतन सिंह। अफसाना मन का तोता। पैदाइश 1927 ईस्वी। रतन सिंह ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। वहीं उन्होंने तालीम हासिल की। बाद में दिल्ली चले आए और कुछ अरसा लखनऊ में रहे। उनकी पहली कहानी मम्मी तुम एक दीवार हो 1953 ईस्वी में शाये हुई। 1969 ईस्वी में इनके अफसानों का पहला मजमुआ पहली आवाज़ मंजर आम पर आया। उसके बाद उनके कई अफसानवी मजमुए शाये हुए, जिनमें पिंजड़े का आदमी, मांग मोती और काठ का घोड़ा शामिल हैं। सुबह की परी बच्चों की कहानियों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू में बाज़ पंजाबी अफसानों और नावलों के तर्जुमे भी किए। रतन सिंह का ताल्लुक़ भी अदीबों की इस नस्ल से है जो तरक्की पसंद के साथ ज़हनी और नज़रियाती वाबस्तगी रखते हैं। इन दिनों रतन सिंह का मुस्तक़बिल क़याम नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। मन का तोता। रतन सिंह। एक दिन ये हुआ कि मेरे मन का तोता फुदक कर मेरे जिस्म से बाहर आ गया और मेरे सामने तपाई पर बैठ गया। ये क्या भाई, बाहर क्यों आ गए? मैंने हैरान होकर पूछा। जिसके अंदर पड़ा मैं बड़ी घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए सोचा कि ज़रा बाहर की हवा खाई जाए। ये कहते हुए वो तपाई से उड़ा और बड़ी मेज़ पर जाकर किताबों के ऊपर बैठ गया और एक किताब को चोंच मारकर उसने खोल दिया। अरे अरे, क्या करते हो? किताब है, फट जाएगी। फट जाए तो अच्छा है। उन्हें पढ़ कर ही तो तुम मुझे अपनी मर्जी नहीं करने देते। अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक ही कहता हूँ, मैंने कहा। तोता ने मेरी बात अनसुनी करते हुए उड़ान भरी और एक पहाड़ की तस्वीर के चौखट्टे पर जाकर बैठ गया। उसमें एक पहाड़ी नदी पत्थरों के बीच बहती हुई बहुत भली लग रही थी। कुछ देर वो नदी की तरफ देखता रहा और फिर बोला, जिस तरह ये नदी का पानी पहाड़ों के घेरे में बंद होकर नहीं रह सकता, इसी तरह मुझसे भी अब तुम्हारे अंदर नहीं रहा जाता। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैंने एक ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजार कर देख ली। तुम्हारे साथ रहकर मेरी तो एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन भाई, मैं वही तो करता हूँ जो मैं अपनी अक्ल के मुताबिक ठीक समझता हूँ। तुम्हारी अक्ल की दुनिया इतनी छोटी है कि मेरा इसमें दम घुटने लगा है। ये कहते हुए मन का तोता तस्वीर से उड़ा और बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की पर आकर बैठ गया। खुली हुई खिड़की की रोशनी में मैंने अपने मन के तोते की तरफ गौर से देखा। मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। गले में गहरी नीले रंग की गानी सुर्खी चोंच, हरे हरे पंख जैसे। क्या देख रहे हैं? मन के तोते ने पूछा। यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो और आज मेरा मन दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए मचल रहा है। ये कहते हुए उसने उड़ने के लिए पंख तोले। अरे अरे, कहाँ जाते हो? मैं शाम तक लौट आऊँगा। ये कहते हुए मेरे मन के तोते ने उड़ान भरी और आँख झपकते आसमान की खुली फिजाओं में पहुँच गया। यूँ तो मन का तोता कभी भी मेरे काबू में नहीं रहा। तसव्वुर ही तसव्वुर में अनदेखी अनजानी वादियों में भटकता रहा। कभी घने जंगलों के सायों में भटकता फिरता तो कभी साइबेरिया के बर्फीले इलाके में पहुँच जाता। कभी तपते हुए रेगिस्तान में से गुजरकर कराची नखलिस्तान के ठंडे मीठे साए में जाकर लेटा रहता, तो कभी किसी पहाड़ी नदी के किनारे बैठकर पानी की मधुर कुलकुल को सुनता रहता। यहाँ तक कि कभी कभी तो अंदर भगवान की नगरी में पहुंचकर किसी सरवुद्र के साफ शफाफ पानी में अटखियाँ करता रहता। लेकिन ये सब तसव्वुर ही तसव्वुर में होता था। तसव्वुर ही तसव्वुर में ये कई किस्म के अनोखे चेहरे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता। ये कौन है? मैं टोकता। ये तुम्हारे तख़य्युल की उपज हैं। मन का तोता कहता। मेरा तख़य्युल या तुम्हारा अपना फतूर?
कुछ भी समझो, जिंदगी में तुम्हारा इन सब से रिश्ता है। नहीं, ये मेरे कुछ नहीं लगते। क्या तुम खुदा की कायनात क्या तुम खुदा की कायनात से बाहर हो? मन का तोता पूछता। बाहर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं जानता। अगर कायनात के भेद जानना चाहते हो तो इन सब को देखो जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ये कहते हुए वो एक नया चेहरा मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता, या फिर आन की आन में किसी अनजाने देश के अनजाने शहर में किसी पुल पर खड़ा होकर नीचे बहते हुए दरिया का नज़ारा देखने में महव हो जाता। ये सब तो अक्सर होता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा उस दिनों हुआ कि वो बज़ात खुद मेरे वजूद से बाहर निकल आया और अब पता नहीं खुदा की कायनात में कहाँ भटक रहा था। उस दिन मैं सारा दिन परेशान रहा। उसी परेशानी के आलम में कहीं आंख लग गई तो कंधे के नीचे मेरे बाजू पर पता नहीं किसी चीज़ ने काट लिया। मेरे घर में चूहे बहुत हैं, इधर उधर भी घूमते रहते हैं और फिर कोड़ करलियाँ भी करते हैं। पता नहीं किसने मुझे बेसुध पाकर काट लिया था। पट्टी कर देने से लहू बहता तो बंद हो गया था, मगर बाजुओं में दर्द काफ़ी हो रहा था। इसी परेशानी में किसी न किसी तरह शाम हो गई। बाजू के दर्द ने ज़्यादा मुझे मन के तोते की फिक्र थी, इसलिए आसमान की तरफ आंखें जमाए बैठा था। तभी मेरे मन का तोता धीरे धीरे उड़ता हुआ आया और खिड़की के रास्ते से कमरे के में दाखिल होकर तपाई पर बैठ गया। मैंने देखा उसका हुलिया बेरंग हो रहा था, पंख नुचे हुए थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्यों, कैसी बीती? मैंने उसे दिलासा देते हुए तपाई से उठाकर हाथ की हथेली पर बिठा लिया। कुछ देर वो अपनी सांस काबू में करता रहा। जब उसका दम में दम आया तो बोला, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं यहाँ से उड़ा तो बहुत दूर एक बहुत बड़े पेड़ों के झुंड में से उतरा। वहाँ तरह तरह की पक्षी चहक रहे थे। वहाँ अपने भाई बंदों के बीच पहुंचकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस पेड़ पर मैं उतरा था वो भी बड़ा सुंदर था। जिसमें कुछ ठंडक आई तो मैंने चारों तरफ देखा। कबूतर, कौवे, मैना, चिड़िया सभी फुदक रहे थे। तभी मैंने एक टहनी पर तूतों की एक टोली देखी। उनमें एक तोती मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे मन में आया कि इस तोती के पास चलकर बैठता हूँ, कुछ मन बहल जाएगा। अभी मैं उसके पास जाने की बात सोच ही रहा था कि एक तोते की नज़र मुझ पर पड़ गई। पहले तो वो कुछ देर मुझसे घूर घूर कर देखता रहा, मगर फिर उसने ऐसी टी टी शुरू की कि उसके साथ मिलकर बाकी तोते भी टी टी करने लगे। मेरी समझ में ही ना आया कि माजरा क्या है। इतने में क्या देखता हूँ कि वो सभी तोते एक साथ वहाँ से उड़े और मेरी तरफ झपटे। उनसे घबराकर मैं ऐसा दुम दबाकर उड़ा हूँ कि कुछ पूछो नहीं, और इन तोतों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। मुझसे तेज़ भला इस दुनिया में कौन उड़ सकता है? पीछा न छोड़ते तो क्या करते, मगर तुम बीच में टोको नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी रुदात फिर सुनानी शुरू की। अब मैं पेड़ों के इस झुंड से उड़ा तो उड़ते उड़ते एक दरिया के किनारे पहुंचा। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं कितनी देर तक दरिया के साथ साथ उड़ता रहा। बड़ा मज़ा आया। आगे गया तो दरिया के किनारे एक बड़ा ही खूबसूरत सा पेड़ उगा हुआ दिखाई दिया। उस पर लगे हुए फूलों से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। दूर से फूल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान के सितारे पेड़ पर बैठकर दरिया के बहते हुए पानी को देखकर मन बहला रहे हों। मैं जल्दी जल्दी पंख मारता हुआ जब उस पेड़ के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि इस पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत औरत गहरे आसमानी रंग की साड़ी पहने अपने ध्यान में मगन दरिया की लहरों की तरफ देख रही थी। उसे देखते ही मैं जल्दी से ज़मीन पर उतरा और तोते का जामा छोड़कर इंसानी जामा पहन लिया और अपने ज़हन में बहुत से हसीन सपने बुनता हुआ उस पेड़ की तरफ चलने लगा। अभी मैं उससे 10-15 कदम दूरी पर ही था कि इस औरत की बांदी ने मेरा रास्ता रोक दिया। मालकिन के पास जाने की किसी को इजाज़त नहीं। क्यों, क्या बात है? देखते नहीं वो अपने महबूब की याद में किसी तरह डूबी हुई हैं। कौन है उनका महबूब? मैंने बेचैन होकर पूछा। देखा तो उसको उन्होंने भी नहीं, बस एक बार सपने में आया था। हो सकता है वो मैं ही हूँ, हो सकता है वो मेरी ही बाट देख रही हूँ।
मैं भी ऐसे सपने बहुत देखता हूँ। ये कहते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाना चाहा तो ऊंचे फन लहराते हुए दो सांपों ने मेरा रास्ता रोक दिया। मैंने डर कर झट से अपना कदम वापस ले लिया तो वो सांप भी नज़रों से ओझल हो गए। मेरी मालकिन के पास जाकर किस्मत आजमाना चाहते हो तो पहले तुम्हें इस बस्ती में जाना होगा। बांदी ने दरिया से थोड़ा हटकर बसी हुई एक बस्ती की तरफ इशारा किया। वहाँ हाट लगी हुई थी, हीरे मोती बिक रहे थे, चमकते दमकते जेवर बिक रहे थे, खूबसूरत मकान बिक रहे थे। ये सब खरीद कर आओ तो तुम्हें चंद कदम दरिया के किनारे चलते हुए मालकिन से बात करने का मौका मिल जाएगा। और अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर दरिया के किनारे चलते हुए रेत पर बनने वाले तुम्हारे पाँव के निशान पानी की लहरों से मिटे नहीं तो मालकिन समझ जाएंगी कि तुम ही इसके सपने वाले महबूब हो। ये पाँव के निशान न मिटने का क्या राज है? कोई राज नहीं। सपने में जो महबूब के उसके पास आया था उसने अपनी ही निशानी बताई थी, ये कि दरिया के किनारे जब वो मालकिन के साथ चलेगा तो उसके पाँव के निशान मिटेंगे नहीं। हाँ, मैंने एक नज़र भरकर मालकिन की तरफ देखा। ऐसा लगता था जैसे मेका और उर्वशी इंद्र का दरबार छोड़कर इस धरती पर आ गई हों, या फिर वो इस धरती का सबसे खूबसूरत फूल थी। मुझे उसकी खूबसूरती में गुम होकर बुत बनने देखकर उसकी बांदी से झिझोरा। अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो जल्दी जाओ, तुमसे पहले भी कई लोग जा चुके हैं। अगर वो सब कुछ हासिल करके पहले लौट आए तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। मैंने सोचा किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं और फौरन चल दिया। जब मैं उस बस्ती में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि बाजार में बड़ी गहमा-गहमी है। पहले ही हाट पर हीरे मोती और सोने के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और उसका मालिक एक ऐसा आदमी था जिसकी गर्दन के ऊपर आदमी के सर के बजाय सांप का फन लहरा रहा था। ये धन दौलत का ढेर कितने का है? मैंने पूछा। धन दौलत की कीमत धन तो हो ही नहीं सकता, दुकानदार ने अपनी दो फाड़ जुबान को लहराते हुए कहा। तो फिर ये कैसे मिल सकता है? मिल सकता है, बड़ी आसानी से मिल सकता है। बताओ कैसे? सिर्फ एक बार अपने बाजू पर मुझे काट लेने दो, ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। सांप के काटने से मुझे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने वो दौलत का ढेर हासिल कर लिया। उसके साथ ही एक आदमी के जिसका चेहरा जोंक जैसा था जेवर बेच रहा था। उसकी शर्त ये थी कि जो भी उसे एक बार पेट भर खून चूसने देगा वो उसे सारे जेवर दे देगा। मैंने जल्दी से जोंक से उस जगह से खून चुसवा लिया जहाँ सांप ने काटा था और इस तरह मैंने सारे जेवर हासिल कर लिए। अब मकान की कसर रह गई थी। इत्तेफाक से अगला दुकानदार मकान ही बेच रहा था। जब वो मुझे अपने मकान दिखा रहा था तो उसके चेहरे पर कोयल का चेहरा था और उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली और मीठी थी। लेकिन जब मकान मुझे हर लिहाज से पसंद आ गया और दाम तय करने की नौबत आई तो उस दुकानदार ने अपनी गर्दन से कोयल का चेहरा उतार कर उस पर अकाब का चेहरा लगा दिया। उफ, कितनी भयानक थी उसकी वो शक्ल। उसकी गोल गोल आँखों में तो जैसे खून उतर आया था। वो बोला, ये धन दौलत और जेवर सब कुछ एक तरफ रख दो और आसमान पर उड़ते हुए इन पक्षियों को गिनो। अगर तुमने सही गिन दिया तो मकान के साथ साथ रुपया पैसा और जेवर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर गिनती गलत हो गई तो मकान तो मिलेगा नहीं, अपने धन दौलत से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैंने इसकी शर्त मान ली और पक्षी गिनकर कहा 20 नहीं 21। उसने मुझे 21 पक्षी गिनाकर मेरा सारा धन दौलत समेट लिया। इस तरह मैंने 5 बार सांप को कटवाया, 5 बार जोंक से लहू चुसवाया, लेकिन हर बार यह होता कि पक्षी गिनते वक्त मुझसे गलती हो जाती। ये गिनता 21 तो पक्षी 22 निकलते, मैं कहता 23 तो पक्षी 24 निकलते। आखिर छठी बार मकान के मालिक को मुझ पर तरस आया। वैसे भी वो अपने मकान के 5 गुना दाम तो मुझसे वसूल कर ही चुका था। इसलिए उसने कहा, तेरा इश्क सच्चा है, तेरी ज़रूरत भी बड़ी है, इसलिए पक्षी गिने बगैर मैं मकान तुमको देता हूँ। बस फिर क्या था, मैं अपना धन दौलत और जेवर इस मकान में रख कर उल्टे पांव दरिया के किनारे पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि न वो फूलों के लदा पेड़ ही मुझे दिखाई दिया और न ही वो फूल सी औरत ही वहाँ मौजूद थी। जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी दरिया का पानी था जो कुलकुल करता हुआ करता हुआ हद नज़र तक बहता चला जा रहा था। मैं बहुत देर तक वहाँ मायूस सा आखिर सोचा वापस चलूँ। तभी दरिया के किनारे मेरी नज़र गई। किसी के पाँव के गहरे निशान बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे।
तो उस औरत को उसका महबूब मिल गया। मैंने सोचा। मेरी नज़र इन कदमों के निशानों का पीछा करती हुई बस्ती की तरफ उठी तो मुझे लगा कि जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही हो। दूर दूर तक किसी बस्ती के कोई आसार नहीं थे, बस एक चटियल मैदान था जो उफ़क़ उफ़क़ फैलता चला गया था। अब हैरान होकर ये देखता हूँ कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन भी है या नहीं, तो पाया कि ज़मीन तो है मगर वो दरिया, उसका कलकल करता पानी गायब है। मैं किसी जादू नगरी में पहुँच गया हूँ, मैंने सोचा और घबराकर जल्दी से अपने इंसानी जामे को वहीं छोड़ा। फिर वही मन का तोता बनकर उड़ान भरी। अब तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे मन के तोते की कहानी ख़त्म हो गई तो उसने अपनी गर्दन यूं नीचे डाल दी जैसे बहुत थक गया हो। एक हथेली पर उसे बैठाए हुए मेरा बाजू भी थक गया था, इसलिए मैं उसे दूसरे हाथ की हथेली पर बैठाने लगा तो बाजू में दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। क्यों, क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। जहाँ तुमने सांप से कटवाया था वहाँ दर्द हो रहा है। तब तो बहुत सा खून भी शरीर से निकल गया होगा। हाँ, जोंक 6-6 बार चूसेगी तो वो कुछ तो होगा ही। मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी है, मन के तोते ने कहा, और उसने एक मर्तबा फिर गर्दन नीचे डाल दी। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैंने उसे ढारिस बंधाते हुए कहा। हाँ है तो, ये कहते हुए मन का तोता फ़ौरन जिस्म में दाखिल हो गया। अगले दिन सुबह हुई तो क्या देखता हूँ कि वो फिर पहले की तरह नो ताज़ा व ताज़ा मेरे जिस्म से निकलकर मेरे सामने तपाई पर बैठ गया। फिर उसी तरह फुदकता हुआ पहाड़ की तस्वीर के पास आ गया और फिर वहाँ से मुझे कुछ कहे बगैर खिड़की के रास्ते बाहर निकल आया। तब से मेरे मन के तोते का यही हाल है। पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी कशिश है जो मेरे मन के तोते को अपनी तरफ बुलाती हैं। पता नहीं कैसे कैसे मीठे सपने अपने दिल में समोए हशाश बशाश वो घर से रोज़ निकलता है और हर शाम थका हारा, मायूस और उदास वापस लौट आता है। अपने मन के तोते की नई दर्द भरी दास्तान सुनने के लिए मैं हर शाम तैयार रहता हूँ। रतन सिंह। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ़ ने मन का तोता से क्या मुराद ली है? सवाल नंबर 2, तुम्हारी अक्ल की दुनिया इतनी छोटी है कि मेरा उसमें दम घुटने लगा है, तोते ने ऐसा क्यों कहा? सवाल नंबर 3, हर शाम मायूस लौटने के बाद भी मन का तोता हर सुबह घर से क्यों निकल जाता है?